जियोलाइट उत्प्रेरण की चर्चा कर रहे हैं और इसको हम आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसी पर चर्चा होगी। तो हम बात करें कि जब उत्प्रेरित अभिक्रिया में विभिन्न आकार के अगर अभिकारक भाग लेते हैं और उत्प्रेरक भी छिद्रित होता है, तब वहां पर जो अभिक्रिया होगी वो होगी आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। यानी कि वह उत्प्रेरित अभिक्रिया जो अभिकारक के आकार और उत्प्रेरक के छिद्र पर निर्भर करती है वह कहलाती है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। कैसे समझते हैं? देखो, हम लेते हैं छिद्रित उत्प्रेरक जिसमें छिद्र उपस्थित है, ठीक है। और इन छिद्रों में क्या होते हैं, अभिकारक के अणु आदि क्या हो जाते हैं, अधिशोषित अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। ये अभिकारकों के विभिन्न आकार के कण है। ये हमारे पास हो गया उत्प्रेरक जो है छिद्रित, और ये हो गया अभिकारक बहुत सारे। अब देखो यहाँ पर कौन से अभिकारक उत्प्रेरक में अवशोषित होंगे वो देखना है। देखो ये आकार इस आकार में बड़ा है, ये बड़ा है तो ये अवशोषित नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट आकार है तो ये क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा। इस छिद्र में क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ये आकार में छोटा है तो ये इसमें क्या अवशोषित नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये तो ये छोटा आकार है तो छिद्र में से बाहर निकल जाएगा। बड़ा आकार है, छिद्र में जाएगा, ये बाहर ही ले जाएगा। और जो इस आकार का होता है अभिकारक वह इस छिद्र में समा जाता है, यानी अवशोषित हो जाता है। तो देखो इसने उत्प्रेरक ने क्या किया है, चयन किया है कि कौन सा अभिकारक का कण इसमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा। चयन किया है इस अभिकारक ने, इस कारण इसको बोलते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण या चयनात्मक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें कुछ कण उसमें से गुजर जाते हैं, कुछ कण बाहर ही रह जाते हैं, कुछ समा जाते हैं या अवशोषित हो जाते हैं। इसके कारण इस उत्प्रेरक को हम कहते हैं वर्णात्मक अवशोषक भी। क्यों? यहाँ पर चयनित ही अणुओं क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये उत्प्रेरक वर्णात्मक अवशोषक। और यही उत्प्रेरक क्या कहलाता है, आणविक छलनी भी कहलाता है। क्या कहलाता है, आणविक छलनी। क्यों कहलाता है आणविक छलनी? क्योंकि कुछ अणु बाहर ले जाते हैं, कुछ इसमें से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहला रहा है, आणविक छलनी। यानी विशिष्ट आकार के अणुओं को ये क्या करता है, अवशोषित करना है, और छोटे बड़े आकार के कणों को अवशोषित नहीं करता। इस कारण ये क्या कहलाता है, आणविक छलनी। कौन? उत्प्रेरक, ठीक है। वर्णात्मक अवशोषक कौन? उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अवशोषित करता है अभिकारक के अणुओं को, ठीक है। अब बात आ गई, जब कण यहाँ पर अवशोषित हो जाते हैं, उपयुक्त आकार के कण जब छिद्र में अवशोषित हो जाते हैं तो यहाँ पर होती है अभिक्रियाएं। यहाँ पर क्या होती है, अभिक्रियाएं होती है। और इन अभिक्रियाओं के माध्यम से फिर उत्पाद बदल जाते हैं, उत्पाद बन जाते हैं, ठीक है। अब तो ये वास्तव में प्रक्रिया कैसे चलती है और देखते एक बार। क्या होता है कि जो उत्प्रेरक होता है उसमें जल के अणु भरे होते हैं। इसमें क्या भरे, छिद्रों में जल के अणु भरे हुए होते हैं। जब हम इस उत्प्रेरक का उपयोग में लेना होता है तब क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। क्या करेंगे, गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जल के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और ये क्या हो गया, छिद्र हो गया, रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है। अब रिक्त स्थान उपलब्ध होने के बाद यहाँ पर जो अभिकारक है, जैसे हम बात करते हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल के उपयुक्त आकार के कण इस छिद्र में आ जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। और क्या हुआ, यहाँ पर फिर निर्जलीकरण होता है एल्कोहल का और विभिन्न प्रकार के उत्पाद यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो इसके कारण इस प्रकार से ये कहलाता प्रक्रम आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, ठीक है। जो किस पर निर्भर कर रहा है, उत्प्रेरक के छिद्र के आकार और अभिकारक के कणों के आकार पर निर्भर करता है यह अभिक्रिया। इस कारण ये उत्प्रेरण क्या कहला रहा है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। अभी तक हमने सिर्फ काल्पनिक छिद्रित उत्प्रेरक को दर्शाया, वास्तव में उत्प्रेरक कौन सा होता है जो छिद्रित होता है। तो यहाँ पे काम में
आता है उसकी चर्चा करते हैं, तो वो होता है जियोलाइट। वो होता है जियोलाइट। जियोलाइट आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। जियोलाइट क्या है? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है, जिसका उपयोग हम आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोलाइट होता क्या है। जियोलाइट के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तो हमने देखा था कि ये एक आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। ये आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। ठीक, वास्तव में होता है क्या है कि जियोलाइट होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है, यानी कि ये होता है एल्यूमिनो सिलिकेट। जियोलाइट क्या होता है? सूक्ष्म छिद्रित सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट जियोलाइट ही कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट कौन होता है? जियोलाइट होता है। यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में से अगर सिलिकॉन परमाणु प्रतिस्थापित एल्यूमिनियम परमाणु कर देते हैं, ठीक है, तब बनता है वो एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, देखते हैं इसकी संरचना के अनुसार जियोलाइट बनता कैसे है या संरचना होती कैसी है, उसकी चर्चा करते हैं। हम ले रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और एक सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड की त्रिविम संरचना है SiO2 या सिलिका, जिसमें क्या है? SiO बंध है, त्रिविम संरचना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कुछ एल्यूमिनियम परमाणु क्या करते हैं? सिलिकॉन परमाणु प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे हमारे पास प्राप्त हो जाता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। कैसे? देखो, वही सिलिकॉन एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अभी हमने कहा कि कोई एल्यूमिनियम क्या करता है? सिलिकॉन को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे हमने माना कि यहाँ पर कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। यहाँ पर कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। अब देखो, एल्यूमिनियम जैसे यहाँ पर आता है, अभी हमने देखा था जो सिलिकॉन होता है वो तो होता है +4 संयोजकता दर्शा रहा है, और जो एल्यूमिनियम होता है वो +3 से। ठीक है, अब तो यहाँ पर अगर ये 3 ही बंध बना सकता है, ये 4 बंध बना लेता है आसानी से, 3 ही बंध बनाता है, तो यहाँ पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाता है? यहाँ पर एक ऋणावेश और उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कहलाता है अब इस समय एल्यूमिनो सिलिकेट।
ये बन गया एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। और इसमें बंद होता है SiOAl, बंद युक्त, ठीक है। और ये हो गई त्रिविम जालक संरचना। अब देखो यहां पर जब आवेश आ जाता है यहाँ पर, तो ये आवेश को संतुलित करना पड़ता है। अतिरिक्त ऋणावेश आ गया यहाँ पर इस संरचना में, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या आते हैं, धातु आयन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन की क्या करा इसने, सोडियम आयन ने इस ऋणावेश को संतुलित कर दिया। इस प्रकार से हमारे पास जियोलाइट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये हो गए छिद्र, ठीक है। ये तो हो गए छिद्र, और इन छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, उत्प्रेरण की प्रक्रिया चलती है। तो ये जियोलाइट की मेन संरचना है, जो किससे प्राप्त हुई है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, ठीक है। सिलिकॉन में क्या हो गया, यहां से हट गया और एल्यूमिनियम जुड़ गया, तो इस प्रकार से ये कहलाता है एल्यूमिनो सिलिकेट। देखो इस संरचना में जो एल्यूमिनो सिलिकेट संरचना या जियोलाइट की संरचना है, उसकी संरचना में दो मूल इकाइयां दिखाई दे रही है हमें, वो और देखते हैं कि दो मूल इकाइयां कौन सी है। देखो सबसे पहले देखो कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मूल संरचना में, ये अपनी मूल संरचना है, ठीक है। जियोलाइट की मूल संरचना, इस मूल संरचना में दो मूल इकाइयां और दिखाई दे रही है। एक तो ये वाली SiO4-4 मूल इकाई, ये मेन मूल इकाई है। ज्यादातर यही इकाई आपको दिखाई दे रही होगी इस संरचना में, तो ये मूल इकाई का रोल कर रही है यहाँ पर SiO4-4। अगर इस संरचना देखें तो हमारे पास इस प्रकार से चतुष्फलक की संरचना हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर चतुष्फलक की संरचना है, किसकी है, SiO4-4, जिसमें क्या है, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इस रूप में चतुष्फलकीय रूप में जुड़े हुए रहते हैं। ये तो हमारे पास मूल इकाई होगी इस संरचना में। जियोलाइट की मूल संरचना में जो मूल इकाई है वो ये होती है SiO4-4। एक और विविक्त इकाई और होती है, विविक्त इकाई होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है AlO4-5। देखो ये वाली एक इकाई और दिखाई दे रही है हमें इस संरचना में, तो ये वाली संरचना ये वाली इकाई कहलाती है विविक्त इकाई, जो इस प्रकार से हमको दिखाई दे रही है। ये भी चतुष्फलकीय रूप में होती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये अतिरिक्त चार्ज इस पे आ गया, ये +3 का एल्यूमिनियम होता है, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर क्या हो गया, आवेश अतिरिक्त आ गया। तो ये दो इकाइयां हमें इस संरचना में दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा कि इसमें बंध भी दिखाई दे रहा है SiOAl। देखो इसमें देखो यहाँ पर ये वाला SiOAl, तो इसमें पता लग गया SiO बंध, ठीक है। सिलिका में कौन सा होता है, SiO बंध होता है। तो यहाँ पर बंध कैसे बनते हैं कि ये दोनों इकाई आपस में जुड़ जाती है इस प्रकार से। अगर हम देखें तो ये हो गया SiOAl बंध, ठीक है। तो इस हमने जियोलाइट की संरचना देखी और हमने देखा कि एल्यूमिनो सिलिकेट किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। अब देखते हैं सामान्य सूत्र की कि जियोलाइट का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं, ये हम बात करें सामान्य सूत्र की। mx/n AlO2x
SiO2y डॉट MH2O। ये जियोलाइट का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, जिसमें हम बात करें N यहां पर होता है धातु आवेश। क्या है यहां पर? धातु आवेश है, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं यहां पर, अगर हम मेटल ले ले, कौन सा? सोडियम। सोडियम पर आवेश कितना होगा? +1। और x की वैल्यू अगर 2 और y की वैल्यू भी हम ले ले 2, तो अगर इस सूत्र के में मान रखे तो हमारे पास किस प्रकार का जियोलाइट प्राप्त होगा वो देखते हैं। यहाँ पर हमने m की जगह लिख दिया सोडियम आयन, x की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, तो हमारे को वापस 2 ही प्राप्त हो जाएगा। और Al और 2, x की वैल्यू में आप पे 2 है, 2 रख दी। SiO2 ये भी 2, y की वैल्यू भी 2 है, m वैसे की वैसे हमने रखा हुआ है। अब देखिए, अगर हम इसको सूत्र को इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na2Al2 Si2O8, देखो 4 और 4 8 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, और MH2O। ये जो जियोलाइट प्राप्त हुआ है वो कहलाता है परम्यूटेड। ये कहला रहा है हमारे पास परम्यूटेड जियोलाइट। और परम्यूटेड जियोलाइट का सामान्यतः उपयोग होता है कठोर जल को मृदु जल में बदलने में। जो परम्यूटेड जियोलाइट है वो क्या कार्य करता है? ये करता है कठोर जल को मृदु जल में बदलता है, ठीक है। इसी कारण हम जियोलाइट को बोलते हैं मृदु कारक, जल मृदु कारक भी कहते हैं, जल मृदु कारक। किसको? जियोलाइट को क्या कह रहा कहते हैं? मृदु कारक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, जो परम्यूटेड है उसके छिद्रों में क्या, जो छिद्र होता है उसमें जल भरा होता है, यानी कि जल योजित जियोलाइट ही जल मृदु कारक में काम आते हैं, ठीक है। आगे देखें और उदाहरण देखें। अगर हम M ले लें, सोडियम भी ले लें, पोटेशियम भी ले लें, मैग्नीशियम भी ले लें, कैल्शियम भी ले लें, ठीक है, तो हमारे पास इन पर आवेश क्या होगा? +1 +1 +2 और +2, ठीक है। और x की वैल्यू क्या ले लें? वही 2 ले लें, y की वैल्यू भी 2 ले लें, और हमने m की वैल्यू ली है 6, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर इस सूत्र में मान रखते हैं तो हमारे पास देखो क्या प्राप्त होगा? सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इनके अगर x और का वैल्यू रखें तो यहाँ पर देखो 2 2 2, x की वैल्यू तो सबकी 2 है, आवेश 1 1 2 2, ठीक है। AlO2 x कितना है? 2 है, y की वैल्यू कितनी है? 2 ही है, और m की वैल्यू 6H2O ली हमने। अब देखो यहाँ पर ये 2 रह गया, ये भी 2 रह गया, यहाँ पर देखो 2 से 2 गया तो कैंसिल हो गया, 1 रह गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और 1 रह गया। अब जो हमारे पास ये जियोलाइट प्राप्त हुआ है वो जियोलाइट कहलाता है एरियोनाइट, एरियोनाइट जियोलाइट, ठीक है। एरियोनाइट के बाद हम अगला उदाहरण की चर्चा करते हैं, ZSM5। जो ZSM5 है, अगर हम इसका सामान्य सूत्र की चर्चा करें वो होता है HX Al O2 X SiO2 96 X और 16 H2O, ठीक है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। अगर हम x की मान देखें, जो x का मान होता है वो होता है 27 से तो कम होता है और 0 से अधिक होता है। ये तो ये बात की HSM
जो जियोलाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है सामान्य। इसके अगर नाम बात करें वो है जियोलाइट सोनी मोबिल 5। अब आते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। ZSM-5 का उपयोग होता है कि ये पेट्रोल बनाने में, ठीक है, पेट्रोल बनाने में ZSM-5 का उपयोग करता है। अब देखो ये ZSM-5 जो होता है वो क्या करता है, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को किस में बदल देता है, गैसोलीन में। गैसोलीन यानी पेट्रोल, ठीक है, ये पेट्रोल में बदल देता है ZSM-5। इस कारण इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पेट्रोल उद्योग में ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब जो करता कैसे है ZSM-5 उपयोग, ये ZSM-5 और ये छिद्रित होता है, ठीक है। अगर इसकी संरचना देखें तो मधुमक्खी छत्तीनुमा होती है, छिद्रित संरचना, और इन छिद्रों में भरा होता है जल। जब इसको निर्वात में गर्म करते हैं, निर्वात में क्या करें, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से जल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, जल बाहर निकल जाएगा और रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर मैथेनॉल, अल्कोहल लेते हैं सामान्यतः मैथेनॉल वाला। मैथेनॉल क्या होता है, इन क्षेत्रों में अवशोषित हो जाता है। क्या हो गया, अवशोषित हो गया। अब अवशोषित होने के बाद इस जगह होती है अभिक्रिया निर्जलीकरण। निर्जलीकरण प्रक्रिया शुरू होती है जिससे जल बाहर निकलता है मैथेनॉल से, ठीक है, और यहाँ पर बन जाता है क्या, फिर बनता है क्या, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। और यही मिश्रण क्या कहलाता है, पेट्रोल या गैसोलीन, ठीक है। तो ये तो ही बात ZSM-5 की क्या उपयोग आता है, यानी कि ये अल्कोहल को किसमें बदल देता है, गैसोलीन में बदल देता है, पेट्रोल में बदल देता है। अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें किस प्रकार से ये बदलता है तो वो और देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि जो मैथेनॉल होता है उसको ये किस में बदलता है, हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में, ठीक है। तो अगर हम मैथेनॉल लेते हैं तो इसका माना x मोल मैथेनॉल लेते हैं, तो ये ZSM-5 की उपस्थिति में वो अभिक्रिया होती है, कौन सी, निर्जलीकरण। और निर्जलीकरण से यहाँ बनता है CH2X प्लस जल के अणु बाहर निकल गए निर्जलीकरण से, और यहाँ पर CH2X प्राप्त होता है, यानी कि यह कार्बन प्राप्त हो गया, ठीक है, या मेथिलीन प्राप्त हो गया। यह मेथिलीन या कार्बिन अलग कई संख्या में उपलब्ध है, तो ये कई प्रकार से जुड़ जाते हैं और कई प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बनाते हैं। ये बनाता है फिर क्या, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, और यही मिश्रण फिर क्या बनाता है, पेट्रोल, ठीक है। ये मुख्य अभिक्रिया है, कॉमन अभिक्रिया है, जिसमें मैथेनॉल क्या बना रहा है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बना रहा है। अगर हम इसकी अभिक्रिया का एक उदाहरण लेके चले, जैसे माना कि हम ले रहे हैं 6CH3OH, 6 मोल हमने क्या ले लिए, मैथेनॉल के ले लिए, ठीक है, और वही ZSM-5 की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं निर्जलीकरण। तो यहाँ जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर सब, और CH2 और 6 ही क्या बनेगा, जल के अणु बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ बन गया हेक्सामेथिलीन, ठीक है। क्या हुआ कि ZSM-5 ने मैथेनॉल अणुओं को अपने रिक्त स्थानों में अवशोषित कर लेता है, वहां पर होती है निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण से जल बाहर निकल जाता है और प्राप्त होता है क्या, मैथिलीन या कार्बिन संख्या में प्राप्त होते हैं।
अब तो ये कार्बन विभिन्न प्रकार से जुड़कर कई प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बना लेता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया का अगर हम मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि देखें किस प्रकार से ये हुई है, तो देखो पहला चरण हम देखें कि पहले चरण में क्या होता है, 4 मोल मेथेनॉल भाग लेते हैं। 4 मोल मेथेनॉल भाग ले रहे हैं। 4 मोल मेथेनॉल ZSM5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होगा उनका। 2 मोल जल के अणु यहाँ निकल जाते हैं और 2 मोल क्या बनते हैं, यहाँ पर ईथर बनता है, डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर बनता है। ठीक है, दूसरा चरण प्रारंभ होता है। दूसरे चरण में क्या होगा कि डाइमेथिल ईथर के 2 मोल लेंगे और हम शेष 2 मोल मेथेनॉल के लेते हैं और फिर कराते हैं निर्जलीकरण ZSM5 की उपस्थिति में। से निर्जलीकरण कराते हैं तो यहाँ 4 मोल जल के अणु निकल जाते हैं और फिर बनता है यहाँ पर मेथिलीन और हेक्सामेथिलीन, 6 समूह वाला, तो ये बन गया हेक्सा मेथिलीन। इस प्रकार से ये क्रियाविधि पूर्ण होती है। हेक्सामेथिलीन में जो मेथिलीन यानी कार्बन समूह है, ये कार्बन समूह कई प्रकार से जुड़कर हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण तैयार करता है। ये क्या तैयार करता है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण तैयार करता है। इस मिश्रण में क्या क्या बन सकते हैं, एक तो देखें मेथेन, एथेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, बेंजीन, टॉलुइन, और हम बात करें जाइलिन। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन मिश्रण जो इनके विभिन्न प्रकार से यानी कार्बन के विभिन्न प्रकार के जुड़ने से बनते हैं और यही मिश्रण क्या बनाता है, फिर पेट्रोल बनाता है, पेट्रोल या गैसोलीन। ठीक है, ये हुई बात कि ZSM5 किस प्रकार से क्रिया करता है। अभी हमने देखा था कि हम ले रहे हैं मेथेनॉल, ठीक है, और मेथेनॉल के स्थान पर हम एनहेप्टिल अल्कोहल भी ले सकते हैं। कौन क्या ले सकते हैं, एनहेप्टिल अल्कोहल। ठीक है, एनहेप्टिल अल्कोहल से भी हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं। एनहेप्टिल वही हाइड्रोकार्बन मिश्रण प्राप्त होगा, एनहेप्टिल अल्कोहल से भी यही मिश्रण बनते हैं और वही, मगर अंतर यहाँ पर आता है कि इनका प्रतिशत एनहेप्टिल में अलग होगा और अल्कोहल या मेथेनॉल से बने मिश्रण से अलग होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें कि हमने देखा कि जलयोजी जियोलाइटों का उपयोग कठोर जल को मृदु करने में कर रहे थे और जब हम जल निकाल लेते हैं उन छिद्रों से के माध्यम से हम क्या कर रहे थे, पेट्रोल उद्योग में कर रहे थे। तो पेट्रोल उद्योगों में क्या करते हैं, जियोलाइट का उपयोग क्या काम में आता है, पेट्रोल उद्योग में आता है हाइड्रोकार्बनों को भंजन में, समावीकरण में। इसके कारण से पेट्रोल में गुणवत्ता आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जियोलाइट बहुत उपयोगी है।